अभी अभी सुनाई दे रहा हूं मैं? दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी यस बोलो। यस। क्लास नॉट वर्किंग। हाँ, अभी दिखाई दे रहा हूं ना? यस। ओके। राइट। यार ऐसा नहीं होता है कि जब तुम लोग एग्जाम देते हो तो पहला क्वेश्चन नहीं बनता है ना? तो स्टार्ट में थोड़ा बहुत होता है गड़बड़, लेकिन फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग बाद में करते तो बन जाता है। राइट। तो ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, और अभी धीरे धीरे तुम लोग हैबिचुअल हो जाओगे ना। अभी अभी तो तुम्हारे सर बिल्कुल ऑन टाइम है ना? तो मैं 5:05 क्लास में था। तो चलो, आज तो आई थिंक लास्ट क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे काफ़ी डाउट एंटरटेन कर लिए। तो अब आज से प्योर है ना, मैंने कहा था कि आज जितनी बातें करनी है कर लो, अगली क्लास से कोई बातें नहीं होंगी अदर देन पढ़ाई। राइट। तो लेट्स बिगिन। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंक्शंस। एग्री? तो फंक्शंस मतलब कि हम लोग एक तरह से कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके कि वेरियस चैप्टर्स फंक्शन है ना, लिमिट्स, कंटिन्यूटी। इनफैक्ट आई विल बी टेकिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑल्सो, यहाँ पर ही लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टू फंक्शंस वी विल बी टेकिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। फाइन। तो कैलकुलस, बेसिकली कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना? तो इनफैक्ट आप, जो कैलकुलस डेवलप हुआ वो मेनली फिजिक्स के रीजन से डेवलप हुआ, है ना? तो वाइल स्टडिंग मोशन प्रॉब्लम्स आए, है ना? तो मोशन को स्टडी करने के लिए मेनली कैलकुलस डेवलप हुआ। राइट? यू कैन से मोशन, ग्रोथ। तो दैट्स व्हाई कैलकुलस इज डेवलप्ड। राइट? तो यू विल फाइंड main application of calculus that will be in calculating rate of change. तो रेट ऑफ चेंज को स्टडी करने में कैलकुलस विल बी हेल्पफुल, है ना? तो तुम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी काफी, तुमने 11th में भी देखा होगा, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन। तो दीज आर नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो ऑलरेडी आप कैलकुलस का एप्लीकेशन देखते आ रहे हो। राइट? तो नाउ लेट अस क्विकली मूव टू फंक्शंस, है ना? तो अब कैलकुलस को स्टडी करने के लिए हम लोग वेरियस कंसेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। हाँ, आइजैक न्यूटन, है ना? सर आइजैक न्यूटन स्टार्टेड कैलकुलस, है ना? एंड लेबनेस। राइट? नहीं नहीं, दो अलग अलग लोग हैं, और नहीं है वो। यू कैन, न्यूटन एंड लेबनेस। तो लेट अस बिगिन विद फंक्शंस। तो फंक्शंस पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, लेट अस नो द मीनिंग ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट, है ना? तो कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ बी, एरिया प्रॉब्लम्स दैट विल कम अंडर इंटीग्रल। ओके? तो अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स नो द मीनिंग ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट। सेट ए विथ बी नोटेशन इज लाइक दिस। डिपेंड करेगा, आप ए विथ बी पूछ रहे हो, है ना? आप ए क्रॉस बी पूछ रहे हो या बी क्रॉस ए पूछ रहे हो, दोनों का अलग मीनिंग है। ठीक है, अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस ए क्रॉस बी, है ना? दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ordered pairs of elements
फ्रॉम सेट ए एंड बी। अभी मैं सब फॉर्मुलेट करता जाऊंगा। अभी एक फंडामेंटल सा मीनिंग समझो कि व्हाट इज ए क्रॉस बी, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी, इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। तो एक्चुअली ए क्रॉस बी, अभी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझोगे तुम। ए क्रॉस बी, अगर आपने ए क्रॉस बी पूछा है तो ए क्रॉस बी विल बी डिफाइंड लाइक दिस, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that, है ना, this symbol stands for such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. This is the definition of A cross B, right? तो क्विकली आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है। आई एम गिविंग यू 30 seconds टू नोट डाउन क्विकली, बिकॉज अब इतने स्पेस में तो मैं और लिख नहीं पाऊंगा, है ना। तो क्विकली इसको नोट करो तो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं। अब दिख रहा होगा पूरा बोर्ड, है ना। जब बी क्रॉस ए की बात होगी तो ये ऑर्डर्ड पेयर इंटरचेंज हो जाएगा। योर फर्स्ट एलिमेंट, है ना, तो अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ ए सेट एंड सेकंड इज ऑफ बी सेट। और जब मैं बी क्रॉस ए कहूंगा तो यही सेम, अगर आप बी क्रॉस ए की बात करोगे तो दिस विल बी नथिंग बट फर्स्ट एलिमेंट विल बी ऑफ सेट बी। ओके, बस इतनी सी बात है। सो आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो हम लोग दो सेट को कनेक्ट कर रहे हैं और सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं, फाइन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो योर सेट ए बी दिस सेट, योर सेट बी with this set, right? So what is going to be A cross B? Cartesian product of A with B. So this is going to be, जैसा कि definition में कहा गया, set of all possible ordered pairs, जहां की पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B को बिलोंग करेगा। So it is going to be this set. फाइन, दिस विल बी ए क्रॉस बी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बी क्रॉस ए समझ गए, है ना। बी क्रॉस ए तुम खुद समझ गए ना कि सर ऑर्डर्ड पेयर इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट्स इट। अब कॉमन सेंस से आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि जो ए क्रॉस बी सेट है उसका जो एलिमेंट है ना, दिस इज अ सेट, तो उसका एलिमेंट देख पा रहे हो कि एलिमेंट ये ऑर्डर्ड पेयर इज वन एलिमेंट। नहीं, मैंने अभी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछा, मैंने कहा एलिमेंट समझे तुम, ऑर्डर्ड पेयर इज द एलिमेंट, दिस ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट है दैट इज अ ऑर्डर्ड पेयर। तो अब अगर मैं तुमसे बात करूं फॉर दिस एग्जांपल कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी विल हैव, है ना, तो आई थिंक आपने आंसर कर दिया था, है ना। मैंने देखा यहां पर आंसर यू हैव गिवन, दैट इज 6। अरे गिन लो यार, है ना। जिसको परमुटेशन बिल्कुल भी नहीं आता वो गिन लेगा, और जिसको परमुटेशन आता है वो कॉमन सेंस से बोलेगा कि दिस एलिमेंट 3 चॉइस, नेक्स्ट एलिमेंट अगेन 3 चॉइस, है ना। तो 3 + 3 6, दैट इज, या फिर कह दो 2 × 3, राइट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर गोइंग टू बी 2 × 3। अब इस बात को मैं जनरलाइज करना चाहता हूं, तो
बहुत मामूली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यू अंडरस्टैंड. ए सेट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स m1, B set has number of elements m2. So number of elements A cross B will get. So I guess जिसको थोड़ा भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ज्ञान है वो कहेगा सर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, है ना. सो दैट विल गेट m1 चॉइसेस. नेक्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो B को बिलोंग करेगा, दैट विल गेट m2 choice. So number of ordered pairs are going to be m1 into m2. Very easy. ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल से रिजल्ट्स है, नो नीड टू रिमेंबर, है ना. बिल्कुल कॉमन सेंस से, एप्टीट्यूड से निकाले जा सकते हैं. ठीक, इतने छोटे छोटे बातों को हम लोग कोई फॉर्मूले तो बनाएंगे नहीं, है ना, कि रटने के लिए एज ए फॉर्मूला रटें क्या. अपने कंसेप्ट रटो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तुमको पता होना चाहिए. इफ यू नो दैट देन यू विल इजिली ऑब्टेन. ठीक, क्विकली 30 सेकेंड्स, है ना. तुम लोग कह रहे थे ना सर वो नोट करने को मिलेगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, है ना, कि नोट्स क्लास के साथ में बना लो ताकि क्लास के बाद में अपन नोट्स पढ़ के अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, ना. नोट्स को रिवाइज करेंगे क्विकली. डन, नोटेड. फाइन. Let us now understand function. What is a function? तुमको एकदम लैंग्वेज मीनिंग बताता हूं, है ना. मैथमेटिकल मीनिंग तो हम लोग अभी देखेंगे, मैथमेटिकली तो हम लोग इसको समझेंगे, बट एकदम अंग्रेजी का मतलब या हिंदी का मतलब समझ लो, है ना. जो लैंग्वेज बोलूं, फंक्शन क्या होता है, एकदम कॉमन लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसे हम समझ सकते हैं इज अ रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स. फंक्शन क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करेगा. ठीक है, ये आपको रिलेशन बताएगा बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. बहुत सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं. अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब के वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो यू विल इजीली से कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is the function of its side. वॉल्यूम उसके साइड का फंक्शन है ना. तुम लोग वॉल्यूम को अच्छी तरह समझते हो कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मान लो उसके साइड को मैं x मान लो, है ना. लेट सपोज साइड ऑफ क्यूब बी x, राइट. तो easily you will say कि अगर side of cube is x, then what is going to be its volume? It's going to be x cube. So don't you think कि volume of cube is a function of x, है ना. So mathematically writing it, volume is a function of x. तो just notation है to signify, ये signify करता है कि देखो जो v वॉल्यूम है ना वो x का फंक्शन है, v ऑफ x, है ना. v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दैट इक्वल x क्यूब. फाइन. तो वेरियस एप्लीकेशन, वेरियस फंक्शन के वेरियस एप्लीकेशन आपको दिखते रहेंगे, है ना. दिस इज वन वेरी सिंपल एग्जांपल आई हैव टेकन, है ना. और तुम समझ रहे हो कि सर मैक्सिमम तो फिजिक्स में काम आता है ना, तो आप एक बढ़िया सा फिजिक्स का एग्जांपल बोल दो.
कि किसी टाइम t पर जो वेलोसिटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोग बहुत ज्यादा मैथ्स की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन एक रफ प्रैक्टिकल सेंस आपको समझ में आ गया अबाउट फंक्शंस, है ना। और तुम समझ गए होगे कि कितना ज्यादा फंक्शन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो अब क्विकली 20 सेकेंड्स। मैंने कहा ना दिस इज अ ऑफलाइन क्लास, है ना, तो जैसा ऑफलाइन में होता है वैसा ही करूंगा यार, है ना। Done. वो एक्चुअली v इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलने में थोड़ा सा जल्दी बोल दिया, है ना। तुम लोग फिजिक्स पढ़े हुए हो, तुम लोग जानते होगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला एक्सिलरेशन कांस्टेंट, है ना। जब एक्सिलरेशन वेरी करता है, वेरिएबल होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चेंज होता है, देन यू कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला, है ना। तो उस पर तुमको वो dv बाई dt की हेल्प लेनी पड़ती है। फाइन, ओके। अब थोड़ा सा फंक्शन का फॉर्मल डेफिनेशन ले लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन ले लेते हैं। f डिफाइंड फ्रॉम a to b इज अ, इसे रीड करते हैं, है ना, इसको हम पढ़ते हैं। फंक्शन को मैंने एक नेम दिया है, आई हैव कॉल्ड द फंक्शन टू बी f। वॉइस नॉट कमिंग, ऐसा है क्या? आ रही है ना वॉइस सभी को? ओके। f फंक्शन को नेम दिया है, डिफाइंड फ्रॉम a टू b, सेट a टू सेट b is a rule that assign to every element, every point x belong to set A a unique element in B. This is the definition mathematically. पढ़ो इसको, पढ़ने से समझ में आएगा। तो फंक्शन f क्या है? एक रूल है, एक रिलेशन है, ठीक है, जो क्या करेगा, ए सेट के एलिमेंट को कनेक्ट करेगा टू ए यूनिक एलिमेंट इन बी, है ना। अब तुमको फर्क समझ में आएगा कि सर यहां पर इट इज इंपॉर्टेंट कि जो ए सेट का है हर एलिमेंट कनेक्ट होगा विद एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन सिर्फ एक से कनेक्ट होगा, ठीक है, टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी। मैथमेटिकली ये जिस एलिमेंट से कनेक्ट होगा ना, जिसको आपने कहा ना x, और आपने कहा सर x कनेक्ट होगा p के एलिमेंट से, तो उस एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ये सब नोटेशंस कह सकते हो, डिनोटेड बाय एफ एक्स। समझ रहे हो? तो ये जो रूल f है, फंक्शन f है, वो x को कनेक्ट कर रहा है विद एलिमेंट ऑफ b एफ एक्स, ठीक है। क्विकली नाउ, कॉपीड आई थिंक, है ना, रिपीट बोर्ड पे लिखा हुआ है, यही तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। फंक्शन एफ ए के एलिमेंट, ए का एलिमेंट मैंने एक एग्जाम्पल लिया,
x है ना, कोई एलिमेंट है x, तो वो जिस b सेट के एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है दैट इज f ऑफ x। ठीक, तो फंक्शन इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूं, जैसा तुमने कहा कि सर x फ्रॉम a, ठीक है, तो a से आपने एलिमेंट लिया x, तो ये किससे कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ fx से। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू योर फंक्शन f, राइट। तो फंक्शन ऑल्सो इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, जहां फर्स्ट एलिमेंट विल बी फ्रॉम सेट A, सेकेंड एलिमेंट विल बी फ्रॉम सेट B, बट सम कंडीशंस आर देयर। और कंडीशन क्या है, A का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और A का हर एलिमेंट केवल एक से ही कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आई गेस आइडिया क्लियर नाउ, क्विकली, है ना। 10 मोर सेकेंड्स फिर शिफ्ट करते हैं। कॉपीड, राइट, यस। तो मैथमेटिकली अब थोड़ा इसी डेफिनेशन को, जो हमने एक लैंग्वेज में डेफिनेशन लिया, इसी को मैथमेटिकली यू कैन सी function f defined from a to b, you can see that it is a subset of a cross b, है ना। तो फर्स्ट थिंग आई कैन विजुलाइज कि f is a subset of a cross b, right, and you will also visualize for all a, है ना, बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, डेफिनेशन को मैथमेटिकल नोटेशंस में लिख रहा हूं। तो जो डेफिनेशन पिछले पेज में लिखी थी ना, उसी डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बट नाउ इन मैथमेटिकल टर्म्स। फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट a b belong to capital B such that A comma B belong to F, right? तो पॉइंट को समझते जाओ कि फंक्शन कब है, दिस इज अ फंक्शन व्हेन, है ना, दिस इज अ f defined from A to B is a function if it satisfies my conditions. First condition, f is a subset of A cross B. Second condition, है ना, तो सेकंड कंडीशन से तुमको क्या समझ में आ रहा है, सेकंड कंडीशन से तुमको ये समझ में आ रहा है कि सर इसमें ये कहा गया है कि सेट A का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन मानते हो अभी डेफिनेशन फंक्शन की फिनिश नहीं हुई, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है हर एलिमेंट A का कनेक्ट होगा टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट। मानते हो वो बात अभी तक नहीं आई, है ना। तो जो मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें अभी यूनिक इज कनेक्टेड टू अ यूनिक एलिमेंट, दैट इज नॉट कवर्ड। तो वन मोर कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड, राइट, इफ ए बी बिलोंग टू एफ and AC also belong to F will imply B is equal to C। ठीक है, हिंदी में बोलें, हिंदी में बोल देते हैं, देखो हिंदी में बोल रहा हूं, F is a subset of A cross B, है ना, शानदार हिंदी बोल दी ना। नेक्स्ट, A, हर एक A के लिए कोई ना कोई नंबर B सेट में होगा जिससे कि AB ऑर्डर्ड पेयर
फंक्शन एफ को बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये थर्ड कंडीशन को पढ़ो, ये भी समझ में आएगा कि सर अगर ए बी एफ को बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग कर रहा है, तो बी और सी को इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आया कुछ, है ना। ये तुम्हारा यूनिक, ए शुड बी कनेक्टेड टू अ यूनिक। तो इफ ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई देन एफ इज अ फंक्शन। क्विकली नोट डाउन। अरे यू डोंट वरी, है ना, जो मेरा फ्लो है मैं वही कर पाऊंगा, है ना। uh, इसमें कोई कह रहा है कि सर प्रॉपर सबसेट, मैंने वैसे नोटेशन प्रॉपर का लगा दिया ना, लेकिन तुम सोच सकते हो कि सर ऐसा एग्जाम्पल भी तो कोई हो सकता है जिसमें ए सिंगल एलिमेंट हो, तो तुम एक काम करो, एक इक्वालिटी भी अलाउ कर दो यार, इक्वालिटी भी अलाउ कर दो, है ना, कि सर ए सेट में सिंगल एलिमेंट वन इज देयर, बी में सिंगल, अभी एग्जाम्पल्स पर मैं आ रहा हूं, है ना। बी में भी एक सिंगल एलिमेंट है ना। पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर एग्जाम्पल तब समझ में आएगी ना, एक बार पता तो हो कि है क्या, है ना, खाली एग्जाम्पल करने लग जाए, राइट। ओके, कॉपीड, राइट। थर्ड वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डेफिनेशन में कहा गया था, है ना। फाइन। आप बताना, ए सेट, मैं एलिमेंट्स को नाम नहीं देख करके अगर इस तरह से दिखा दूं, समझ जाओगे कि सर ये ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी हैज गॉट एलिमेंट्स, फाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट ए टू बी, आपको बताना है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो भी मैंने कनेक्शन बताया है, ए और बी को जो मैंने रिलेट किया है बाई सर्टेन रूल, जिस भी रूल से मैंने कनेक्ट किया है, बताओ इट इज अ फंक्शन और नॉट, इज इट। क्विकली। जी, जी का क्या मतलब है, यस लिखा करो यार, यस लिखा करो, यस। एक कह रहा है नो, ग्रेट, ठीक है। तो जितने लोग यस कह रहे हैं दे आर करेक्ट, इट इज अ फंक्शन। आई थिंक जिसने डेफिनेशन समझा है वो फॉलो कर रहा है कि सर एवरी एलिमेंट इन ए इज कनेक्टेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी। क्यों, ये एलिमेंट एक से ही तो मैप हुआ है, ठीक है। ये एलिमेंट एक ही से मैप हुआ है, ये एलिमेंट एक ही से मैप हुआ है ना, तो ये फंक्शन है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ए टू बी, तुमको बताना है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। इज इट अ फंक्शन। आई थिंक सभी लोग समझ गए कि हाँ सर है, ए का हर एलिमेंट मैप हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी, सो दिस विल ऑल्सो अ बी अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ठीक। नाउ what about this, defined from A to B? Quickly, this one,
यस, सरप्राइज मत दो यार मुझे. नो, करेक्ट, नॉट अ फंक्शन. आई थिंक एवरी एलिमेंट इन ए मैप हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, बट यूनिक का कंडीशन फेल हो गया. ये देखो, दिस एलिमेंट इज कनेक्टेड टू टू एलिमेंट्स, तो इट इज नॉट अ फंक्शन. इजी, बहुत आसान है. ठीक है, क्विकली 10 seconds only. Done. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से A set consists of elements. B set consists of elements. ठीक है, तो तुम फंक्शन को इतना तो समझ चुके हो कि सर फंक्शन इज अ रिलेशन बाय विच वी कनेक्ट ए एंड बी, है ना, सेटिस्फाइंग कंडीशंस. और कंडीशन क्या होती है तुम जानते हो. कंडीशन क्या होती है, ए का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए और सिर्फ एक से रिलेट होना चाहिए, है ना. तो अब मैं तुमको एक रिलेशन बताता हूं कि किस रिलेशन से तुम ए और बी को कनेक्ट करोगे. तो मैंने तुमको रिलेशन दिया बाय दिस रूल. दिस इज द रूल, स्क्वायर ऑफ. यूजिंग दिस रूल यू हैव टू कनेक्ट ए टू बी, है ना. तो एफ रूल मैंने डिफाइन किया है बाय स्क्वायर ऑफ. तो तुम समझते हो ना रूल क्या करता है. रूल, ये रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा कि सर आप कह रहे हो 1 के ऊपर स्क्वायर ऑफ रूल लगा दो, स्क्वायर ऑफ 1, है ना. सो दैट विल बी 1 स्क्वायर विच इज 1. फिर आपने कहा नाउ अप्लाइंग रूल ओवर 2, स्क्वायर ऑफ 2, तो यू विल गेट 2 स्क्वायर विच इज 4. सही, एंड सो ऑन. एंड थर्ड वन 3. तो गिवन रूल को अप्लाई करने से तुमको लगता है ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे. 1 विल बी मैप्ड टू 1, 2 मैप्ड टू 4, 3 मैप्ड टू 9. हाँ, इट इज अ फंक्शन. तो ये जो भी तुमने मुझे रूल बताया था, जो तुमने रूल मुझे बताया, दैट रूल डिफाइन अ फंक्शन, है ना. तो उसको तुमने नाम एफ दिया हुआ है. तो यू विल फाइंड कि सर ये जो एफ है ना, फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. तो यू कैन राइट कि 1, 1. आई थिंक ये मुझे आंसर मिल रहा है. This will be my function. Fine. अब इसी बात को थोड़ा मैथमेटिकली लिखें, है ना. ये तो ठीक है, तुम मुझे सेट में ऑर्डर्ड पेयर लिख करके दे रहे हो. अब मैं चाहता हूं कि क्या तुम इसको कुछ एक फॉर्मुलेट कर सकते हो. वाई डोंट वी जनरलाइज कि सर ये जो ए का जो एलिमेंट है, आप ये अलग अलग एलिमेंट ले रहे हो, 1, 2, 3, आप एक कोई जनरल एलिमेंट लो x, है ना. तो सपोज आई टेक x फ्रॉम सेट ए, उस पर मैंने अप्लाई किया रूल f. आई एम अप्लाइंग रूल ओवर इट नेम्ड f. तो तुमने नोटिस किया कि वो रूल क्या करता है, वो रूल स्क्वायर ऑफ x. तो आई थिंक दैट विल इक्वल x स्क्वायर. ठीक.
तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x है। अब जो सेकंड एलिमेंट है जिसको तुम f ऑफ x कह रहे हो, अगर मैं उसको, तुम लोग की आदत होगी ना कि सर हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से फैमिलियर हैं, तो लेट मी डिनोट दिस f ऑफ x बाई y। मैं fx को y कॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो योर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग टू f। तो मैथमेटिकली हम लोग फंक्शन को वी प्रेफर टू राइट लाइक दिस, कि सर ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर x क्या है, x इज द एलिमेंट फ्रॉम a, सही है, और y क्या है, y इज द एलिमेंट वी ऑब्टेन आफ्टर अप्लाइंग रूल, द गिवन रूल f। उससे तुमने y बोल दिया, तो y विल बी फ्रॉम विच सेट, विल बी इन सेट b। ठीक है, तो अब तुम लोग नोटेशंस को समझ पा रहे हो ना कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब इज नाउ क्लियर, कि एफ ऑफ एक्स का जो इनपुट है, इनपुट दैट विल बी टेकन फ्रॉम ए सेट, ठीक है, एंड आउटपुट वी गेट आफ्टर अप्लाइंग दैट रूल, गिवन रूल, जो आपको रूल दिया गया उस रूल को अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आया उसको मैंने y बोल दिया, ठीक है। क्विकली कॉपीड, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा, क्विकली कॉपी करो। जब समझ में नहीं आता है ना, तो मैंने क्या बोला, क्लास में कंसंट्रेशन पूरे टाइम एक जैसा रहे ऐसा लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो जब कुछ समझ में नहीं आए, कम आए, वॉटेवर, तब भी जो बोर्ड में लिखा होता है ना उसको नोट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लास खत्म होते ही मैं नोट्स को गो थ्रू करूंगा, और जब मैं गो थ्रू करूंगा तब मुझे बात समझ आ जाएगी, ठीक है ना, कि सर वो कोई एक छोटी सी बात आपकी जो बोल रहे थे वो मिस हो गई, तो इसलिए मेरे को थोड़ा समझ में आना बंद हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए नोट्स की ये इंपॉर्टेंस है, राइट, फाइन। तो आई थिंक y इज एफ एक्स, मैथमेटिकली स्पीकिंग। तो समझो इस बात को कि फ्रॉम ए सेट, फ्रॉम बी सेट, है ना, आप क्या करते हो, आप एफ रूल के थ्रू, एफ फ्रॉम ए टू बी, आप थ्रू रूल एफ ए टू बी को कनेक्ट कर रहे हो, ए को बी से कनेक्ट कर रहे हो। तो यहां का एक एलिमेंट x is mapped using this rule to some y. Got it? तो f रूल मैंने x पर लगाया और वो कनेक्ट हो गया y से। तो दिस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। x पर f रूल लगाने के बाद जो वैल्यू आई fx, उसको मैंने y बोल दिया, ठीक। अब थोड़ा ऑर्डर्ड पेयर लिखना इजी हो जाएगा ना, कि अब हम आगे से आपको ऑर्डर्ड पेयर पता क्या लिखवाएंगे, अब हम आपको लिखवाया करेंगे कि सर f इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। थोड़ा देखने में इजी हो गया है ना, और y का मतलब हम समझ रहे हैं कि ये तो a सेट का एलिमेंट है, और ये जिससे x कनेक्ट हुआ है बाई रूल f ऑफ द सेट b, है ना, ये b के जिस एलिमेंट से कनेक्ट हुआ है x, ये वो नंबर है। आई गेस कॉपीड नाउ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन फंक्शन की इज नाउ क्लियर, है ना।
तो प्रीवियस एग्जाम्पल को भी तुमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेट कर दिया कि सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बातों की तरफ मूव करते हैं, है ना। तब तक फंडामेंटल्स में जूझते रहेंगे ना कि सर बहुत हो गया, बहुत समझ आ गया फंक्शन, डेफिनेशन इज कंप्लीटली क्लियर नाउ, है ना। तो अब जब भी तुमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। अब मेरा पॉइंट है कि फंक्शन को मैं y वर्सेस x ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक। तो बिफोर कमिंग टू ग्राफ थोड़ी सी डेफिनेशंस और ले लेते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, एफ, फंक्शन की डोमेन किसे कहते हैं, राइट। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x for which fx is defined, you can say fx is real, है ना, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर हम लोग इमेजिनरी, हम लोग जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर रियल वैल्यूड फंक्शंस। हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जहां फंक्शन आपको रियल वैल्यू देगा, इनपुट भी रियल लेगा और आउटपुट भी रियल देगा। दिस इज द ओनली सिलेबस फॉर जेईई, राइट। तो इनपुट शुड बी अ रियल नंबर। इनपुट आप किसको कह रहे हो, समझ रहे हो ना, एक्स को मैं इनपुट बोल रहा हूं, और आउटपुट किसको बोल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, all real values of x for which fx is real, that is called domain of f। फंक्शन नेम्ड f की डोमेन है वो। क्विकली 20 seconds ओनली। हाँ, इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट, ठीक है ना, जितना भी जो भी इनपुट है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। कॉपीड, बहुत छोटा सा एग्जांपल है ना, 1 अपॉन x माइनस 2, व्हाट विल बी इट्स डोमेन, इसकी डोमेन क्या है। तो कॉमन सेंस जिसको है वो जानता है कि सर 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, एक्सेप्ट इट। आप इस नंबर को सारी रियल वैल्यू अलाउ कर सकते हो, x माइनस 2 को 0, एक्सेप्ट 0, ऑल अलाउड। तो मेरे ख्याल से मैं डोमेन, नोटेशन समझना भैया ना, मैं डोमेन ऑफ f को इस तरह से डिनोट कर रहा हूं। तो इजिली माई आंसर इज ऑल रियल एक्सेप्ट 2। वेरी इजी, फाइन। ऐसे ही बहुत छोटी छोटी बातें, मामूली मामूली बातें, है ना, 11वीं में कुछ तो पढ़ के आए अपन, राइट। -1 sin x -1, डोमेन, आई एम इंटरेस्टेड इन डोमेन। तो क्विक रिप्लाई इज सर अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना, फॉर अंडर रूट टू बी दिस क्वांटिटी टू बी अ रियल नंबर,
दिस हैज टू बी ट्रू। वेरी इजी। अब यहां से जिसको ट्रिग्नोमेट्री है ना बेसिक्स आते हैं वो कहेगा सर ये मोर देन वन तो कभी होता नहीं, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू। अरे फाई कहां से हो गया? अच्छा पाई बाई टू लिख रहे हो क्या? हाँ फाई नहीं पाई बोल रहे हो, गुड। केवल एक आंसर थोड़ी होगा यार, साइन एक्स इक्वल टू वन सिर्फ एक एक्स पर थोड़ी होता है। आई थिंक 0 से 2 पाई की साइकिल में एट पाई बाई टू है ना, तो टू कवर ऑल रियल नंबर्स, तो आई थिंक माई फाइनल डोमेन 0 से 2 पाई आंसर इज पाई बाई टू। So to cover every cycle, this is my answer where n is what? N is integer. ये रहा final answer. Set of numbers. You can see domain is set of numbers of the form 2n pi plus pi by 2 where n is a integer. Quickly फटाफट कॉपी करो यार, है ना। n पाई बाई टू इज रॉन्ग है ना, जो लोग और जो लिख रहा है 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू दैट ऑल्सो इज रॉन्ग। बुद्धि लगाओगे तो समझ आएगा कि सर ऑड पाई बाई टू अगर लिखेंगे तो ऑड में तो 3 भी आता है, 3 पाई बाई टू की साइन वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। कॉपीड राइट, ठीक है। तो इसके हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो मैं बस तुमको एक फॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू कुछ लाइट एग्जांपल्स दिखा पा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं फंक्शंस कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस में तुमको बताना चाहता हूं, है ना। तो पहले हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखना चाहूंगा मैं कि व्हाट इज साइन एक्स, व्हाट इज कॉस एक्स, है ना, व्हाट इज मॉड एक्स। तो अभी अभी मैंने जो भी एग्जाम्पल दिए बहुत एलिमेंट्री दिए। चलो अच्छा एक और एलिमेंट्री एग्जाम्पल दूं क्या? डोमेन, इसके लिए भी कोई ज्यादा आपको टफ ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, है ना। फंडामेंटल्स आते हैं उतने से आप बता दोगे, केवल फंडामेंटल डेफिनेशंस की हेल्प से हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर साइन हर एंगल का डिफाइन होता है, वॉट एवर द एंगल इज साइन इज डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी तो डिफाइंड है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, तो अब तुम अक्ल लगा के कह दोगे कि सर रूट की डिफाइनिंग मैं इसके फैक्टर कर देता हूं यार, है ना। तो x माइनस वन, एक्स माइनस टू, अंडर रूट डिफाइंड होता है नॉन नेगेटिव नंबर का, है ना, रियल वैल्यू। तो लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो आई थिंक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इजी। तो फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड दिस हैज टू बी ट्रू। अब सिंपल इनइक्वालिटी, तो ये तुम आंसर कर दो कि आंसर कम्स आउट माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू इन्फिनिटी, है ना। वो नंबर लाइन पर तुमको साइन स्कीम सॉल्व करना आता ही होगा। तो बिकॉज आई हैव टू डिफाइन बोथ द क्वांटिटी दिस एज वेल एज दिस, तो एक्स कॉमन टू देम, जो भी एक्स दोनों के लिए कॉमन है, तो आई गेस आंसर विल बी दिस ओनली। तो फाइनल आंसर टू माई डोमेन मेरे ख्याल से काफी आसान बातें हो रही है ना। लग रहा होगा कि यार इतना इजी है क्या कैलकुलस, है ना।
बिल्कुल आसान है, ठीक है। इनफैक्ट मैथ्स की सबसे इजी अगर कुछ पोर्शन है, अगर मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जो मेरा मानना है कि कैलकुलस इज द इजीएस्ट। क्विकली फटाफट कॉपी करो। डन, ठीक है। फोर्थ हुआ ना क्वेश्चन ये? लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिया था मैंने? थ्री, ओके। बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशंस है ना, का इस्तेमाल करके हम लोग कर रहे हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो आई गेस डोमेन लॉग की डिफाइनिंग का आइडिया सबको ही पता है कि सर बेस शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 एंड, सारी बातें एंड है ना, एंड is positive. I think these are the set of conditions for log to be defined. Very easy है ना? तो आई थिंक अब तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग है। तो फ्रॉम हियर आई गेट ग्रेटर देन 3, फ्रॉम हियर नॉट इक्वल टू 4, और ये इनइक्वालिटी तुम खुद सॉल्व करो, दैट विल गेट यू -4 to 4 इंटरवल। तो आई वॉन्ट x सेटिस्फाइंग ऑल, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ है। तो ध्यान से देखो यार, मोर देन 3, -4 2 कैसे ले सकते हो? तो मेरे ख्याल से तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ, ऑल कॉमन, x कॉमन टू ऑल, तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर इज 3 to 4। तो डोमेन, योर फाइनल डोमेन विल बी दिस। क्विकली, वेरी इजी है ना? लॉग की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया था मैंने, जस्ट नथिंग एल्स। 10 seconds ओनली। फाइन। अब थोड़ा सा और डेफिनेशंस को आगे बढ़ाते हैं। मान लो थ्रू रूल एफ, है ना, एफ रूल के थ्रू मैंने ए पर एफ रूल अप्लाई किया, ठीक, ए पर मैंने एफ रूल अप्लाई किया एंड आई गॉट द आउटपुट बी, ठीक। ए इज कनेक्टेड टू बी बाय रूल एफ। तो बाय डेफिनेशन हम लोग कहते हैं बी इज कॉल्ड the image of A. इमेज ऑफ ए, बी ए की इमेज कहलाता है, ठीक है, अंडर द रूल एफ, अंडर द रूल एफ, ठीक है। इसी तरह से ए को हम लोग कहते हैं प्री इमेज,
of B under the rule F. मैंने तुमको बहुत अच्छा तरीका बताया ना कि जो भी चीज़ कम समझ में आएगी, नहीं समझ आएगी, क्लास के बाद नोट्स रिवाइज एंड एवरीथिंग विल गेट क्लियर। ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम में से कई लोग जो है इंप्रूवमेंट करने में विलिंग होंगे, है ना, कि सर जो जो गलतियां 11वीं में हो गई अब वो ना करें, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग इंप्रूव करने के लिए यहां पर आए होंगे, है ना, अगर मैं सही हूं तो, है ना। फाइन, जस्ट डेफिनेशंस है, टेक डाउन, है ना। तो अगर बी बराबर एफ ए है तो बी इमेज कहलाता है और ए प्री इमेज, है ना। अरे टर्म्स है यार, पता होने चाहिए। क्या प्री इमेज लिखा है ना मैंने, ए इज प्री इमेज। नहीं नहीं, मैं डोंट वरी, मैं किसी के चैट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। इन जनरल कभी कभी बता देता हूं, है ना, कि जिसको समझ में ना आए तो व्हाट इज द वे, ठीक। ऐसा ना हो कि वो बेचारा पूरा साल बर्बाद कर दे, है ना। ओके, कॉपीड नाउ। तो आई थिंक डोमेन को आपने समझा। तो अब ये जो मैंने टर्म्स लिखी, तुमको लगता नहीं सर डोमेन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस, ए की वैल्यूज, है ना। तो डोमेन यू हैव अंडरस्टूड, है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेंज। फंक्शन की रेंज का क्या मतलब है? रेंज ऑफ फंक्शन, मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन एफ की बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन। इट इज नथिंग बट, अरे ये क्या हुआ, ठीक, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ठीक है। रेंज इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इमेजेस, राइट। तो वो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि रेंज में देखो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। रेंज के लिए मुझे थोड़े फंक्शन पर कमांड होना जरूरी है, मुझे कुछ अच्छे फंक्शंस के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो अभी रेंज के प्रॉब्लम्स में आपको अभी इतनी आसानी से नहीं बता पाऊंगा, है ना। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक मिनट होल्ड ऑन, है ना। ओके, तो सेट ऑफ ऑल images is called range. तो वन एग्जाम्पल जो मैंने बिगिनिंग में लिया था, इफ यू रिमेंबर, स्क्वायर ऑफ रूल, है ना। मैं तो याद भी नहीं क्या लिया था मैंने। ए सेट, बी सेट, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, है ना। आई थिंक आई हैड टेकन दिस एग्जाम्पल, है ना, ये फंक्शन। तो सेम एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि सर दिस इज द रूल, योर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, नाउ आई वॉन्ट टू नो द रेंज। तो यू अंडरस्टैंड, है ना। अप्लाइंग रूल एफ, दिस इज हाउ एलिमेंट्स ऑफ ए आर मैप्ड टू एलिमेंट ऑफ बी। तो ऑर्डर्ड पेयर तो तुम समझ ही रहो, एफ इज सेट ऑफ 1 1 2 4 3 9, right? So what is the range of this function? Range,
रेंज इज नथिंग बट, मैं नोटेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने डोमेन के लिए नोटेशन यूज किया था ना, उसी तरह से मैं एक थोड़ा शॉर्ट नोटेशन लिख रहा हूं। रेंज इज 149। सही है? तो आई थिंक आप डेफिनीशन ऑफ रेंज समझ गए, है ना, कि रेंज किसे कहते हैं, है ना। अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी बता दूंगा, डोंट वरी, क्विकली। कॉपीड, यस। चलो कुछ इजी एग्जांपल्स तो मैं ले ही सकता हूं, है ना, कि सर इतनी बुरी हालत नहीं है हमारी, ज्यादा फंक्शन के बारे में नहीं भी जाने तो भी कुछ इजी प्रॉब्लम तो किए जा ही सकते हैं। चलो बताओ, लेट्स ऑब्टेन रेंज, इसकी रेंज निकालो। व्हाट विल बी माय आंसर? थिंक। व्हाट विल बी द रेंज, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर इसकी रेंज भी एक्सेप्ट जीरो आएगी, एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। तुम मुझे कोई भी वाई वैल्यू बता दो, वाई, है ना, तुमको लगता नहीं कि मैं आपको कोई भी वाई वैल्यू ला के दिखा सकता हूं? इफ यू से, तो इतना तो तुम समझ ही चुके हो ना कि वाई बराबर एफ एक्स, इतना तो तुम समझ चुके हो कि सर ये कहलाता है रेंज। सेट ऑफ वाई आपको रेंज देता है और सेट ऑफ एक्स आपको डोमेन देता है। इसमें तो किसी को तकलीफ है नहीं, ठीक है, कि इनपुट आपका डोमेन है, आउटपुट आपका रेंज है। तुमको लगता नहीं कि इस एग्जाम्पल में 1/x इज कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज? सोचो, कुछ भी एब्सर्ड वैल्यू सोचो कि यार मेरे को 1/√2 कब आएगा? इज दिस वैल्यू अटेनेबल? ये वैल्यू कभी y इस वैल्यू के बराबर होगा? मैं तुमको x बताता हूं ना, x इज √2। सोचो, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल तुमको बोल रहा हूं। तो डोंट यू थिंक कि सर x √2 लेने पर y कम्स आउट 1/√2? तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, तुमको लगता नहीं कि मैं आपको हर y वैल्यू बता सकता हूं एक्सेप्ट जीरो? अगर तुमने कहा कि सर y की वैल्यू जीरो कब आएगी? नेवर, नेवर, नेवर। अरे इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं होता ना, तुमको कोई मुझे रियल नंबर बताना पड़ेगा ना। अगर तुम कोई भी रेंज की वैल्यू मुझसे चेक करवाना चाहते हो तो वो नंबर बताना पड़ेगा ना, कि सर पाई कब आया, है ना। तो पाई x = 1/π, पर आपको पाई मिल गया। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आई कि इस प्रॉब्लम का आंसर एक्सेप्ट जीरो, है ना। ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा। 1 को किससे डिवाइड करें कि जीरो आ जाए, है ना। तो तुम कहोगे सर x इन्फिनिटी, अरे तो इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता ही नहीं, ठीक है ना। x बराबर इन्फिनिटी कैसे कह सकते हैं, राइट। तो देयर इज नो नंबर कॉल्ड इन्फिनिटी, फाइन। तो कुछ लोग जो मुझसे रेंज कह रहे हैं कि सर रेंज एक्सेप्ट इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं ना, ठीक है। तो इंटरवल में मैंने लिख दिया ना आंसर। आप इंटरवल में लिखना चाहो इंटरवल में लिखो, इस तरह से लिख दो, यू कैन राइट लाइक दिस, है ना। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो कि सर इस प्रॉब्लम का डोमेन भी यही आंसर है ना। अगर मैं इस प्रॉब्लम का डोमेन का आंसर पूछूं तो दैट ऑल्सो इज सेम, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि हर एक जो भी रियल नंबर मैं सोचता हूं उसका करस्पॉन्डिंग x बताया जा सकता है। जिसको √π की वैल्यू चाहिए वो x को 1/√π डाल दे, ठीक है ना। तो y की वैल्यू √π मिल जाएगी। कुछ दिमाग में गया? ओके। और कोई इजी एग्जांपल चाहिए रेंज का? चलो एक इजी एग्जांपल और देता हूं, इसका भी तुम आंसर कर लोगे, है ना। तो जितनी नॉलेज अभी है हमको, अभी हमको बहुत लिटिल नॉलेज है,
लेकिन हम लोग इस प्रॉब्लम का भी रेंज डोमेन दोनों बता सकते हैं, डोमेन रेंज। तो वेरी इजली डोमेन में तो कोई दम है नहीं कि सर x-2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस इज गोइंग टू बी योर डोमेन। अब मुझे लगता है स्क्वायर रूट लेने को आता है सबको कि सर आप 0 से इन्फिनिटी सारे नंबर ले रहे हो और उनका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल अंडरस्टैंड कि आई विल गेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑल वैल्यूज, तो रेंज इज गोइंग टू बी दिस। वेरी इजी, नहीं y पॉजिटिव नहीं, 0 भी होगा, है ना, 0 इंक्लूड होगा, इजी, क्विकली। क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है ना, जो लोग r प्लस लिख रहे हैं, r प्लस, वो r प्लस में समझते हो ना कि जब r प्लस लिखा जाता है तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स दिखाता है। तो अगर मैं r प्लस लिखूंगा तो मुझे उसमें यूनियन 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आई थिंक मैंने बेस्ट वे में आंसर लिख दिया, जो सबसे इजी तरीका था लिखने का वो मैंने लिख दिया, ठीक। आई थिंक कॉपीड नाउ। अब चलो थोड़ी सी अच्छी बातें करें, है ना, क्योंकि फाइन। नाउ आई एम कमिंग टू कि सर मुझे ना थोड़ा ग्राफ वगैरह सीखना है, मुझे ये जो फंक्शंस आप दोगे एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2, मैं इसको वाई वर्सेस एक्स प्लॉटिंग में इंटरेस्टेड हूं, वाई वर्सेस एक्स बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब थोड़ा मुझको जो है ना बहुत हाई कंसंट्रेशन की जरूरत है, वरना क्या होगा, दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी तुमको, है ना। तो आई वॉन्ट टू स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो उसके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी बातों की जरूरत होगी, राइट। तो टू स्केच द ग्राफ मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, विच इफ आई नो, जब मुझे मालूम हो जाएंगे वो पॉइंट्स तो उसकी मदद से मैं आपको ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग ग्राफ बनाने के लिए फॉलो करेंगे वो क्या है, ये मैं इसलिए बनाना चाहता हूं, देखो मैं तुमको फ्रैंकली स्पीकिंग बताना चाहता हूं कि अब हम लोग क्या है ना, अब हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो अब मैं नहीं चाहता कि सर मुझे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ याद है कि ऐसा होता है, मुझे y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ याद है कि ऐसा होता है। अब मुझे इंटरेस्ट है कि यार y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो तुमको याद है ना, वो ऐसा होता क्यों है, वो क्यों ऐसा ग्राफ तुमको सिखाया गया, ठीक है। तो जो भी तुम शेप रट के बैठे हो उसका रीजन जाने बगैर नहीं बढ़ना है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तब हमें कैलकुलस नहीं आती थी, लेकिन अब हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं एंड कैलकुलस इज द रीजन, ठीक है। कैलकुलस ही आपको उस ग्राफ का रीजन बताएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ना अपने कंसेप्ट्स इंप्रूव करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बिगिनिंग फंक्शंस, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन बताने से पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मैं ग्राफ बनाऊं उसका अब मेरे पास रीजन होना चाहिए, ठीक है ना। चिंता मत करो, एओडी तो बहुत दूर है, ठीक है ना, एओडी में जाकर के हम लोग ग्राफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी से हम इसका मीनिंग समझना शुरू करते हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो पॉइंट नंबर 1, यू ऑब्टेन डोमेन, आप फंक्शन की डोमेन निकालो। और आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो बातें मैं, है ना, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये एओडी में आएगा, ये जो बातें हैं ये मैं 11th क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं हम, ठीक है, कि हम लोग कोई जल्दी इस बात को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम लोग सब कुछ टाइम से कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट यू ऑब्टेन डोमेन, नेक्स्ट you find out intervals of increase
एंड डिक्रीज। फंक्शन कब इंक्रीज करेगा, फंक्शन कब डिक्रीज करेगा, सब मैं बताऊंगा, वेट, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, ये सारी बातें मैं अभी बताऊंगा। अभी तो तुम बस नोट डाउन करो। कैसे फंक्शन इंक्रीज चेक होगा, कैसे डिक्रीज होगा, मैं सब बताऊंगा, सब। ठीक है, एक बार पहले पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, चलो एक काम करते हैं यार, इसको ना थोड़ा आगे लिखते हैं। मैं एक एक करके, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं तुमको इंक्रीज डिक्रीज से थोड़ा फैमिलियर करा दूं, उसके बाद शायद तुम इन पॉइंट्स को एंटरटेन करोगे ना। तो मैं इस स्लाइड पे लौट के आता हूं, है ना, इसको अपन आगे मूव करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ फंक्शन। ठीक, तो जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना, वो तो मैं भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन मैं अभी तुमको इसका सिग्निफिकेंस ग्राफ में बता देता हूं कि ग्राफ में आप इंक्रीज फंक्शन कैसे चेक करो। y वर्सेस x, है ना, मुझे y वर्सेस x एक ग्राफ बनाना है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ समझते हो, जब x बढ़ेगा तो व्हाट शुड हैपन टू y, y के साथ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो बस देख के बताना मुझे, इस ग्राफ को आप क्या कहोगे, इंक्रीजिंग कहोगे या नहीं? इज दिस ए इंक्रीजिंग फंक्शन? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं है, यस नो, जल्दी बोलो। या कांट बी सेड, नहीं कहा जा सकता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जल्दी बताओ। यस, ठीक, तो दिख रहा है, अरे सबको पता है कि सर वाई एक्सेस वो नीचे से ऊपर है ना, तो ये देखो वाई बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। हाँ, फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ता है। व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, इस ग्राफ के बारे में क्या कहना है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या नथिंग कैन बी सेड? ये भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है, ठीक। अब फिजिक्स में तुमको बताया गया होगा कि स्लोप, है ना, टेंजेंट का स्लोप, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप को dy बाई डी एक्स कहते हैं, एफ डैश एक्स, है ना। तो ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, इसको तुमने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, और कोई इंक्रीजिंग फंक्शन का टाइप भी समझते हो, मानते हो सर ये भी इंक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ये स्ट्रेट लाइन है लीनियर, ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। नहीं, मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल इसमें नहीं दिखाया है जो पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है। ये जितने तीनों एग्जाम्पल हैं, तीनों स्ट्रिक्टली बढ़ रहे हैं। देखो, घटना कभी शुरू हुआ ही नहीं ग्राफ का। ठीक है, लास्ट स्लाइड को दोबारा देखेंगे यार, वेट करो, लास्ट स्लाइड में अभी वापस आऊंगा। मैंने कहा ना, लास्ट स्लाइड को अभी मैंने हाफ छोड़ा है, ठीक है, उसको मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। अब तुमको जितना आइडिया है कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये मैंने किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, तो तुम अच्छी तरह समझते हो कि स्लोप को dy बाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और dy बाई डी एक्स, जिसको कि हम लोग एफ डैश एक्स, नोटेशन, ओनली नोटेशन। तो क्या तुमको लगता नहीं कि इन दिस ग्राफ योर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ये लाइन है ना, तुमको लगता नहीं कि सर ये एक्यूट एंगल बना रहा है, जो टेंजेंट है मेकिंग एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, है ना। तो यू विल एग्री कि सर ये तो पॉजिटिव है ना। अब जरा तुम दूसरा एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, तुमको लगता है कि
इस एग्जाम्पल में भी एट एनी पॉइंट यू ड्रॉ टेंजेंट, तुम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना लो एट एनी पॉइंट, है ना, दैट ऑल्सो गोइंग टू मेक एक्यूट एंगल। सोचो, फाइन। तो डोंट यू थिंक कि अब इस एग्जाम्पल को भी चाहो तो देख लो, अगर योर फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को किसी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट बनाना है स्ट्रेट लाइन को, तो वो कौन होगा? क्या वो इटसेल्फ लाइन होगा? लाइन खुद को टेंजेंट होगा? सोचो, है ना। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये भी तो, अगर आपने इस स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट बनाया एट एनी पॉइंट तो वो खुद ये लाइन ही है ना। तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि थीटा एक्यूट होने पर फंक्शन इंक्रीज है। हाँ, टूल्स यूज कर लूंगा, डोंट वरी, है ना। तो आई ऑब्जर्व अगर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, अगर ये ट्रू है ना, बहुत डीप नहीं जाएंगे हम, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैंने कहा ना हम लोग बहुत प्रॉपरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम लोग एओडी में पढ़ेंगे। अभी ये जो मैंने ग्राफ दिखा रहे हैं इनको समझते जाओ, है ना, कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, इफ दिस इज ट्रू इंप्लाई एफ इज इंक्रीजिंग। मुझे लगता है ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो तुमको फिजिक्स में बताया होगा कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है ना, एग्री करते हो ना? ठीक। अब मैं तुमको उसका चाहो तो मैं बहुत फास्ट वे में तुमको उसका लॉजिक भी बता सकता हूं, है ना, कि क्यों, कि ये टेंजेंट का स्लोप क्यों, है ना। तो तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ी हुई है ना, ये कॉपी करो तो मैं तुमको नेक्स्ट पेज में बताता हूं इस बारे में क्विकली। मेरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। मैंने लिखा है अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीजिंग है, गारंटी, है ना। कॉपीड, राइट। तो एक्चुअली जिसने काइनेमेटिक्स पढ़ी हुई है ना वो जानता है कि सर ये किसी भी ग्राफ को टेंजेंट का स्लोप आपका डी वाई बाई डी एक्स क्यों होता है, तो वो फट से बोलेगा कि कोई भी पॉइंट है x1 कॉमा y1, है ना, तो जिसको y1 इज fx1, तो fx2 माइनस fx1 एक तरह से रिवाइज हो रहा है तुम्हारा, है ना, अपॉन x2 माइनस x1, है ना। मानते हो ये काइनेमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको तुम लोग कहते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में तुम कहते हो कि सर ये स्लोप है ना, दिस इज स्लोप। किसी पॉइंट x2 fx2 जिसको कि आपने y2 लिख दिया को ज्वाइन किया बाई स्ट्रेट लाइन, राइट, एग्री, तो दैट इज द स्लोप। अब अगर मैं बोलूं कि आई मेक x2 टेंड्स टू x1, मामूली सा लिमिट नोटेशन, मामूली सा लिमिट x2 टेंड टू x1, तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके स्लोप आया। अब तुम फील करो कि सर x2 को अगर हम बहुत पास लेके जाएंगे
x2 को ऑलमोस्ट x1 के पास लेके जाएंगे तो सी व्हाट हैपन, है ना, तुमको नजर आएगा सर दैट लाइन ऑलमोस्ट गोइंग टू बिकम, बहुत मुश्किल काम हो गया है, चलो उसके थोड़ा क्लोज लेते हैं। तो सेम लाइन से कोइंसाइड हो रहा है आई थिंक, ठीक है। तो फील करो यार, है ना, तुमको लग रहा है कि सर ये लाइन टेंजेंट एट पॉइंट, है ना, तो जैसे जैसे x2 को आप पास लाते जाओगे तो दैट लाइन विल टेंड टू बिकम टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप, है ना, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके स्लोप किया, फिर आपने x2 को x1 किया, x2 को x1 टेंड कराने का क्या मतलब है, तुमको लगता नहीं सर आप इंस्टेंट में चले गए, आपने चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y को वेरी स्मॉल कर दिया, वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट जीरो, तो क्या उसको इंस्टेंट कहते हैं कि नहीं, कि सर यही तो क्वांटिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे कि हम लोग नोटेशन कॉल करते हैं dy बाई dx, ठीक है ना। तो आई थिंक आइडिया क्लियर कि y f डैश x I am using for slope of tangent, and how come f dash x positive implies increasing, मेरी बात समझ आई। तो क्विकली, ठीक है, अभी मैं और भी बातें करना चाहता हूं, है ना, समय है अभी। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट, एट एवरी इंस्टेंट, तो चेंज इन y is very small, change in x is very small, you understand कि we denote it by differential element, right, I think copied। तो I guess कि increasing function का आइडिया इज क्लियर कि सर एफ डैश एक्स पॉजिटिव की मदद लो टू डिसाइड एफ इंक्रीजिंग, ठीक, कॉपीड। इसी तरह से डिक्रीजिंग, मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि कैसे डिसाइड करेंगे फंक्शन इंक्रीज है फंक्शन डिक्रीज है, y वर्सेस x, मानते हो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, जल्दी समझो, राइट, y वर्सेस x, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, देखो ना x बढ़ा रहा हूं y घट रहा है ना। तो ये जितने मैंने ग्राफ बनाए हैं मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो कि सब ये सब आपने डिक्रीजिंग के ग्राफ बना रखे हैं। तो मैं कैलकुलेशन की बात करना चाहता हूं कि कैलकुलेशन में तुम लोग फंक्शन इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज कैसे डिसाइड करोगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कि सर आप टेंजेंट बनाइए एट एनी पॉइंट, राइट। तो ऑब्जर्व हो रहा है कि नाउ द एंगल इज ऑप्ट्यूज एंड ऑप्ट्यूज एंगल का tan थीटा नेगेटिव, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हियर ऑल्सो किसी भी पॉइंट पर इफ आई ड्रॉ टेंजेंट, फीलिंग आ रही है नहीं, है ना, फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरे ख्याल से सबको विजुलाइज हो रहा है कि सर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, ऑप्ट्यूज एंगल, लाइन तो खुद को टेंजेंट होता है हियर ऑल्सो। तो क्या मैं बोल दूं एफ डैश एक्स नेगेटिव implies f is decreasing, क्विकली, है ना।
बिल्कुल वही लिखना जो मैं लिख रहा हूं, है ना, वही लिखना। ठीक, मैंने कहा है एफ डैश अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ओके, गॉट द पॉइंट। कॉपीड नाउ, है ना, राइट। अब मुझे बताओ, ये जो मैं ग्राफ स्केचिंग के पॉइंट्स लिख रहा हूं, है ना, कि मैं एक फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहा हूं एंड आई एम कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन। तो मैंने सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये ढूंढी कि फंक्शन किस एक्स पर प्लॉट करोगे, है ना, फॉर व्हाट एक्स आई विल प्लॉट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने ढूंढा कि फंक्शन किस एक्स पर बढ़ रहा है एंड इन व्हाट इंटरवल घट रहा है। ठीक, अब तुमको लगता नहीं कि सर अब हम एग्जैक्टली बात करना चाहते हैं कि चलो इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ गया, और अब इंक्रीज डिक्रीज का तुमको तरीका समझ में आ गया ना कि एफ डैश एक्स विल हेल्प, एफ डैश एक्स की हेल्प से इंक्रीज डिक्रीज मालूम होगा, राइट। नाउ मुझे बताओ, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तुमने मुझे 3 ग्राफ बना के दिए कि सर ऐसा इंक्रीज हो सकता है। अब थोड़ा शेप पर मैं आ रहा हूं, है ना, तो भी अब थोड़ा सा केयरफुल होना है कि मैं कुछ नई प्लेस लेना चाहता हूं। यहां पर समझ पाओगे तुम बात को, है ना, समझ जाओगे ना। चलो न्यू पेज लेते हैं। मान लो एफ इज इंक्रीजिंग, मान लो अब फंक्शन इंक्रीजिंग है। आई वांट टू नो कि सर कैसा इंक्रीजिंग, कैसा बनाऊं। तुमको कंफ्यूजन आया कि सर ये बना सकते हैं, है ना, या ये बना सकते हैं, या ये बना सकते हैं। तुमको शेप को लेकर के कंफ्यूजन आया कि नहीं, कि सर इंक्रीजिंग तो बना लेंगे लेकिन कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि ऐसा शेप लेके बनाऊं। ये तुमको लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में, कि सर ये कुछ यू नीचे से ऊपर की तरफ यू ओपन हो रहा है और ये ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो मैं ये कंफ्यूजन रिमूव करना चाहता हूं कि यार किस तरह का शेप माय इंक्रीजिंग फंक्शन विल फॉलो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो नाउ कम्स द आइडिया ऑफ, है ना, अब ये जो शेप डिसाइड करने का कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट वी स्टडी अंडर द कंसेप्ट कॉल्ड कॉनकेविटी। फंक्शन की कॉनकेविटी, राइट, एंड हाउ टू डिसाइड कि इंक्रीजिंग फंक्शन ये शेप फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। तो उसकी बात अभी हम करते हैं। मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि टाइम अपना आगे जा चुका है। तो क्या हम नेक्स्ट क्लास यहां से कंटिन्यू करें कि सर आप बात कर रहे थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका शेप कैसा होगा, है ना। तो उस पॉइंट को मैं तुम्हारे नोट में कंप्लीट कर देता हूं, सॉरी, है ना। लेकिन हम इस पॉइंट के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं हो पाएगा। कॉन्केविटी, दिस आइडिया will help you decide what shape I will follow, whether the function is increasing decreasing, फंक्शन का शेप कैसा होगा वो ये मदद करेगा, है ना। तो इसको लिखें, वो होता है ना टू बी कंटिन्यूड, है ना, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हैव पेशेंस, राइट, एंड आफ्टर नोइंग, जब आप मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे ना कि सर ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद माय फाइनल, नाउ आई कैन स्केच, नाउ यू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, तो इस बात को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अच्छा, अब एक बात और, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर के आया था यार।
ये मैंने थोड़ा रिवीजन, है ना, जो लोग 11th में थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस कम फील कर रहे हैं उनके लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है ना। वो इनिशिएटिव ये है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अभी उठाया है, और चिंता मत करो, मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मस्ट है ना उतना तुम्हारा करा दूं कि आगे तुमको तकलीफ ना हो आगे। तो मैंने ये तुमको फॉर्मूले शीट दिए हैं कि व्हाट आर दी फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अभी इसके एडिशन भी बताता हूं तुमको मैं। ये फॉर्मूलेज हैं जो कि हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को याद करने के लिए, ठीक है। अभी अभी इंटरेस्टिंग बात पर आ रहा हूं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुमने सेट ऑफ फॉर्मूले सीख लिए तो अभी मेरे पास कोई कैलकुलस का होमवर्क तो है नहीं, तो चलो क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री के सर कुछ सवाल ही दे दो, इसी बहाने हमारी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी, थोड़ा फ्लो वापस आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनको करके आना। तो कल मैं बिगिनिंग में तो लेक्चर लूंगा, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स लूंगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए एक तरह से कह सकते हो कि सर कैलकुलस का होमवर्क नहीं है, तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नो का होमवर्क कर लेते हैं। तो टोटल 17 क्वेश्चन है आई थिंक, तो इनको तुम ट्राई करके आना, है ना। मैंने स्लाइड्स दिखा दिए, बस ज्यादा नहीं दिए मैंने, ओनली 17। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो काफी क्लास एक्सटेंड हो गई, है ना, तुम लोग के चैट मुझे दिखने बंद हो चुके हैं। तो कल मिलते हैं, ओके, बाय।